नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नोटबंदी एक ऐसी घटना है कि एक साथ भारत की पूरी आबादी प्रभावित हुई है। पुराने आर्थिक संबंध बदल रहे हैं और नई आर्थिक संस्कृति की आहट है। इसके अच्छे बुरे इतने आयाम हैं कि एटीएम के बाहर की कतारों से पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती। नोटबंदी का फैसला लागू हो चुका है और इस योजना की सब तारीफ कर रहे हैं, मगर तारीफ करने वाले भी बाद में लेकिन जोड़ देते हैं। उनके लेकिन का एक ही मतलब है कि क्या वाकई अमीर लोगों की नींद खराब हो गई है? वो कौन अमीर हैं जिसकी नींद उड़ गई है? हमारी तरफ से भी आपके लिए एक लेकिन है, वो ये कि नोट बदलने से संबंधित सभी सरकारी सूचनाओं को आप ध्यान से सुने, याद रखें और दूसरे को बताएं भी। जितना सरकार कहती है नियम के अनुसार वही कीजिए। इस मामले में कई फैसले लगातार आ भी रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 50 किलो सब्जी लेकर जो जाएगा उसको सरकारी बसों में टिकट नहीं देने होंगे। कई एयरपोर्ट पे पार्किंग फ्री कर दी गई है। स्कूल कॉलेज चेक से पैसा ले सकते हैं। यह महाराष्ट्र कॉलेज सरकार का फैसला है कि वो डिमांड ड्राफ्ट की जिद ना करें। केंद्र सरकार ने भी कुछ बदलाव किए अपने फैसलों में कि एटीएम से आप 2000 की जगह 2500 निकाल सकते हैं। बैंक से 4000 की जगह 4500 पुराने नोट बदल सकते हैं। चेक से आप 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकाल सकते हैं। यह आप पे है कि आप एक ही दिन में निकाल लीजिए या हफ्ते में कभी भी निकाल लीजिए। 3 महीने पुराने करंट अकाउंट से एक हफ्ते में 50,000 निकाल सकते हैं। सभी नेशनल हाईवे पर 18 नवंबर की मध्य रात्रि तक कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। बिजली, पानी के बिल, पेट्रोल, टैक्स, फीस और कोऑपरेटिव स्टोर में पुराने नोट अभी भी लिए जा रहे हैं। इसकी समय सीमा बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्याशित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को रबी की बुवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। शादियों में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इन लोगों की परेशानी का फैसले के विरोध से कोई लेना देना नहीं है। गांव में हालत और खराब है। मध्य प्रदेश के सागर में 69 साल के विनोद पांडे सरकारी बैंक में अपना पैसा बदलवाने गए, घंटों कतार में रहे और बेहोश होकर गिर पड़े, वहीं मर गए। विनोद के परिवार वालों का आरोप है कि बैंक की कुव्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। यूपी के फिरोजाबाद में एक नर्सिंग होम ने नवजात बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। जन्म के 7 घंटे के भीतर बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उनके पास पुराने नोट थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। नए नोट ना होने की वजह से बच्चे का पार्थिव शरीर भी ले जाने नहीं दिया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शव को सौंपा गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने तो यही कहा था कि पैसे लेकर आए तभी छुट्टी होगी। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टरों को छूट भी नहीं है कि वे 500 और 1000 के पुराने नोट ले सकें। सरकारी अस्पताल में आप दे सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक की मैं बात कर रहा हूं। कई जगह सुनने को मिल रहा है कि बिना पैसे दिए मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही। न्यूज वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट ने इन नोटबंदी के बाद 4 दिनों में हुई मौत जो खबरें छपी हैं उनको एक जगह संकलित किया है। उनके अनुसार कम से कम देश भर में 15 ऐसी मौतें हुई हैं। कांग्रेस ने कहा कि 23 ऐसी मौतें हुई हैं जिनका संबंध नोटबंदी के आसपास की परिस्थितियों से है। जैसे मुंबई के एक अस्पताल ने नवजात बच्चे को एडमिट करने से मना कर दिया, बच्चे की मौत हो गई। सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही पुराने नोट लिए जा सकते हैं, यही नियम है। विशाखापत्तनम में 18 महीने का एक बच्चा मर गया क्योंकि दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। प्राइवेट अस्पताल ने पुराना नोट नहीं लिया। मैनपुरी में 1 साल के बच्चे का इलाज नहीं हुआ। मां बाप के पास 100 के नोट नहीं थे, पुराने ही नोट थे, वो भी मर गया। राजस्थान के पाली जिले में एम्बुलेंस ने नवजात को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। जब तक मेघवाल साहब 100 रुपए के नोट लेकर आते, बच्चा मर चुका था। यूपी के कुशीनगर में एक धोबन जब 1000 के 2 नोट लेकर जमा करने पहुंची तो पता चला कि रद्दी हो गए हैं, सदमे से मर गई। तेलंगाना में एक 55 साल की महिला को लगा कि 54 लाख बेकार हो गए। जमीन बेची थी पति के इलाज के लिए, बेटी के दहेज के लिए, उसने आत्महत्या कर ली। हावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो एटीएम से पैसे नहीं लाई। पति को शिकायत थी कि और ज्यादा इंतजार कर सकती थी। बिहार के कैमूर में 45 साल का एक शख्स हार्ट अटैक से मर गया। उसे लगा कि उसकी बेटी की बहू पुराने नोट नहीं लेगी, 35,000 रुपए बचाए थे। केरल में 45 साल का एक आदमी जब 5 लाख जमा करने पहुंचा, दूसरे दिन भी तो नाकाम रहा। दूसरी मंजिल से फिसलकर गिर गया, मर गया। गुजरात में 47 साल का किसान पुराने नोट बदलते वक्त हार्ट अटैक से मर गया। अभी तक बैंक के कर्मचारियों ने जीतोड़ मेहनत की है और लोगों ने भी बैंकों के बाहर धीरज का ही परिचय दिया है। यूपी के संभल और मऊ और दिल्ली से बैंकों में कहीं कहीं अफरा तफरी की खबरें आई हैं, मगर ज्यादातर जगहों पर परेशानी है, परंतु शांति के साथ लोग कतार में हैं और काम हो रहा है। कई इलाकों से सुनने को मिल रहा है कि नेताओं
कई हलकों से सुनने को मिल रहा है कि नेताओं और काले धन के माहिर लोगों ने अपने पैसे का बंदोबस्त कर लिया है। ऐसी खबरें आमतौर पर अपुष्ट होती हैं, मगर जो भी पैसे वाले को जानता है यही कहता है कि फलां आदमी आंख मारते हुए कि उसने अपना सेटिंग कर लिया है। वित्त मंत्री ने चेताया था कि अब इस तरह के लेन देन की एक चेन है जिससे बचना मुश्किल है, कोई ना कोई किसी ना किसी एंड पे पकड़ा जाएगा। इलाहाबाद में वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के दौरान पंडों के पास राष्ट्र के इस महायज्ञ में योगदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना वे 500 और 1000 के बिना कहां मानने वाले थे। लेकिन नोटबंदी ने दक्षिणा के रेट गिरा दिया है। 11 और 51 रुपए से ही काम चलाना पड़ा। इन्हीं पैसों से पंडों की कुछ महीनों की कमाई हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि गंगा में नोट बहा देने से पाप नहीं धुल जाते। यह भी हो सकता है कि पंडों को इस बार पुण्य कमाने का मौका मिला हो, असली पैसा मिला हो। सरकार लगातार सुधार का दावा कर रही है स्थिति में और प्रयास भी कर रही है, लेकिन समस्या इतनी व्यापक है कि एक झटके में फैसला तो लागू हो सकता है मगर समाधान नहीं। प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो तकलीफ उठाने के बाद भी धीरज नहीं खो रहे हैं। धीरे धीरे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नोटबंदी के इस फैसले का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। मतलब क्या इससे संकट से गुजर रहे सरकारी बैंक बच जाएंगे जो दिवालिया के कगार पर बताए जाते हैं। कई एनपीए के बढ़ते घाटे के बाद भी उनकी क्षमता में सुधार आएगा। रियलिटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। इसे काले धन का गढ़ कहा जाता है। पहले से ही सुस्त चल रहे इस सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या फ्लैट के दाम कम होने लगेंगे। इसका उन पर क्या असर पड़ेगा जो खरीद नहीं सके हैं, और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा जो पहले से खरीद चुके हैं। पुराने फ्लैट के दाम गिरेंगे तो इनके भरोसे बैठे मध्यम वर्ग का क्या होगा जो अपनी बचत मानता है। भारत में 70% असंगठित क्षेत्र में कारोबार होता है। इस पर नोटबंदी का क्या असर होगा। बेहतर है इस फैसले से जुड़े व्यापक सवालों की तरफ भी मुड़ा जाए। क्या खाते में जमा राशि के आधार पर बड़ी संख्या में लोग आयकर के दायरे में आएंगे। ड्राइवर, कारीगर, कारोबारी के लिए अब बचना मुश्किल हो जाएगा। सर्विस सेक्टर का बहुत सा कारोबार नगद पर होता है। क्या यह सब अब चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लगेगा। क्या सरकार के पास आयकर कम करने की गुंजाइश होगी जब बहुत सारा संसाधन आएगा। जब काला धन समाप्त होगा तो उसका असर कहां कहां और कैसे दिखेगा। देश में एक साथ कई बड़ी आर्थिक घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त देश का आम बजट समय से पहले आ रहा है, जीएसटी लागू की जा रही है और ये नोटबंदी। क्या आप भी उम्मीदों से लबालब हैं। 50 दिन बाद हिंदुस्तान बदलने जा रहा है। बेहतर है इसकी तैयारी में जुट जाइए और उन अमीरों की मदद कीजिए जो नींद की गोली लेकर भी नहीं सो पा रहे हैं। उन्हें भी मदद की जरूरत है। और उन गरीबों की भी मदद कीजिए जो सो तो पा रहे हैं चैन से मगर कतार में खड़े खड़े बेचैन हो रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर गुरबचन सिंह जी हैं, अर्थशास्त्री हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आप पढ़ाते हैं। राजीव कुमार हैं, आप सीनियर फेलो हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के हैं। राजीव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अमीर कौन लोग हैं। आप तो उद्योग संस्थानों से भी जुड़े रहे हैं, जिन उद्योगपतियों को जानते हैं, क्या ये वो अमीर हैं जो नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही है। वैसे तो अधिकांश अमीरों को जो उनके तौर तरीके हैं उसमें वैसे भी आम दिनों में भी नींद ठीक से नहीं आती है नींद की गोलियों खाने के बाद। मगर मुश्किल आज के दिनों में यह है कि पहली बार आज शायद हमारे देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि उनको वो इस बात को अब समझ गए हैं कि जितना उन्होंने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधों से काला धन जमा के रखा है, और मैंने सुना है कि बहुत से लोगों के पास ब्लैक मनी के वेयर हाउसेज हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। मतलब कोठरियां नहीं हैं, कोठे हैं जिसमें सिर्फ भरा पड़ा है उनका काला पैसा। तो उनको लगने लगा है कि अब ये इस काली कमाई का उनको कोई भी फायदा नहीं होगा और कोई तरीका भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना भी वो जोर लगा लें, वो 2.5 लाख रुपए के कितने ही सैकड़ों लोगों को बंटवा दें, मगर जिनके पास 13,000 करोड़, किसी के पास 10,000 करोड़ इस तरह की राशि लगी हुई है, तो उन विचारों को ये कौन लोग हैं। मतलब हम जिन्हें आमतौर पर कॉर्पोरेट कहते हैं, जो काले सूट में प्रधानमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री के आसपास नजर आते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास काले धन का वेयर हाउस है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमारा व्यापारी वर्ग इतना बड़ा चोर है कि इतना पैसा बचा कर रखा हुआ है जिसे हम बड़ी इज्जत की निगाह से भी देखते हैं। ये कौन लोग हैं। देखिए रवीश जी, बात यह है कि मैं नाम तो ले नहीं सकता, नाम ना ले, लेकिन बताएं कि क्या हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इतना बड़ा चोर है सर। मगर बात यह है कि नहीं, मगर बात यह है कि ये जो तथ्य है वो ये है कि NIPF में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने 3 साल पहले अपनी स्टडी में कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में 20 से 40% तक का काला धन
चलता है और ये सब लोग मानते हैं। तो कम से कम एक 14, साढ़े 14, 15 लाख करोड़ जो है वो इस धन की राशि हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित है और बल्कि ज्यादा तेजी से चलती है। अब ये किनके पास है, ये आपका अंदाज मेरे से बेहतर होगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं अमीर लोग देखिए, अगर गरीब चैन से सो रहे हैं। नहीं, सुनिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सामान लेने जाइए, कोई जना कैश के अलावा काम नहीं करता है। आपसे कार्ड भी नहीं लेगा, पैसे भी नहीं लेगा। मैंने पूछा, मैं खुद गया हूं एक बार, कई साल हो गए, तो उन्होंने कहा साहब यहां तो सारा काम कैश से होता है। अब वो दुकानदार अगर सारा काम कैश से कर रहा है तो उद्योग जगत तक जितनी भी पैदावार हो रही है वो सब कैश पे ही हो रही है। उसी तरह से अगर आप फार्मासिस्ट के पास जाइए, वो कभी आपको बिल नहीं देता, और जो बिना बिल के वो जो दे रहा है और उसकी जो सेल है वो 6 लाख रुपए है और वो दिखा सिर्फ 2 लाख रहा है, तो जो 4 लाख उसने बेची उसका भी, सारी दवाइयों का भी जो पैदावार है वो भी उसी तरह से हो रही है। तो ये वही लोग हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत तरह के जो है वो बिचकौलिए हैं, आड़ती हैं, और जो लिकर ट्रेड में है बेतहाशा। आपने पता नहीं, आपने सुना होगा, साहब हैं जिनका बेचारे का कत्ल हो गया, वो ट्रक में लेके पैसा चलते थे। गुरबचन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो बहुत सारे आंकड़ों को देखते होंगे सर, पर ये बताइए कि ये जो अमीर लोग हैं, आपके दिमाग में भी कोई है जिसे हम ग्रोथ के हीरो समझते हैं, हमारे देश के नायक? मुझे तो अगर हैं तो बताएं, और ये भी बताएं कि क्या वाकई उनकी नींद उड़ गई है, या उनके जो तरीके हैं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, कई पत्रकार आते हैं, मिल के आते हैं कि उन्होंने अपना सेट कर लिया, इन्होंने अपना सेट कर लिया है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? हमारी इतनी समझ नहीं है कि हम उनके भाई खाते को देख के तो दिखाएंगे नहीं, देख के बता सके कि हाँ इन्होंने अपना पैसा सेट कर लिया। ये नॉलेज आपकी पास नहीं होगी, ये नॉलेज मेरे पास नहीं होगी, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को लेंगे, या सीबीआई को लेंगे, या विजिलेंस को लेंगे, या एमपीज की इंफॉर्मेशन को लेंगे, या एमएलएस की इंफॉर्मेशन को लेंगे, तो इन सब अथॉरिटीज के पास, आरबीआई के पास किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी फॉर्म में ये नॉलेज है, और उसको इकट्ठा करके उस पर स्पेसिफिक एक्शन, टारगेटेड एक्शन लेने की जरूरत है। मेरी अपनी राय यह है कि बजाय इसके कि पूरी इकोनॉमी पर इतना बड़ा कदम उठाया जाता, उससे अच्छा ये होता कि स्पेसिफिक टारगेट को लेके किया जाता है। जैसे राजीव जी अभी बता रहे थे, और सही बता रहे थे, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सरेआम सबको पता है कि कैश में होता है। जब सरेआम सबको पता है कैश में होता है, इस इंडस्ट्री में होता है, और इन दुकानदारों के पास होता है, या इन फैक्ट्री वालों के पास होता है, तो जाहिर है कि ये बात सरकार की बात से हम ये मान लें कि वहां पर ब्लैक मनी नहीं है जहां पर कैश में काम नहीं होता। क्या ये अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत है कि जहां कैश में काम नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन के अलावा वहां ब्लैक मनी नहीं होता है सर? नहीं, वहां भी होता है, वहां भी होता है। वहां पर ऐसा होता है कि हो सकता है कैश ट्रांजिट में आए, तो आया और गया। तो अब ये हुआ क्या है कि 9 नवंबर को जब ये स्कीम लागू की गई है, तो उस टाइम जैसे म्यूजिकल चेयर्स होता है, तो बात यह है कि उस रात को जिसके पास कैश पड़ा था वो पकड़ा गया, और उससे हफ्ता पहले जिनके पास था वो इसके दायरे में नहीं आते, इसके हफ्ते बाद जिनके पास जाता वो दायरे में नहीं आते। तो ये है कि उस म्यूजिकल चेयर में उस टाइम किसके पास आ गया, जिसका रुका हुआ था वो फंसा। वो काला धन चलता रहता है, प्रवाहित रहता है, जो जिसका चल रहा था वो बच रहा था। बिल्कुल। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं हमारे अपने दर्शकों के लिए कि ये जो अमीर लोग हैं, कौन है जो जाग रहे हैं बेचारे? लोग यही पूछ रहे हैं कि लाइन में तो हम योगदान कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कहां हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही है? रवीश जी आते हैं सर, एक सेकंड देखिए, ऐसा है। हाँ, आ रहा हूं सर, एक सेकंड आ रहा हूं सर। हाँ, ऐसा है कि काफी व्यापार, काफी इंडस्ट्री चलती है कैश पर, कुछ चेक पर, कुछ कैश पर। सबको पता है 2-2 तरह की बिल बुक्स बनती हैं, कुछ अमाउंट चेक में दिखाया जाता है या एक सेट ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, कुछ दूसरा कैश में चलता है। 50 दिन बाद बदल जाएगा सर? ये अगर और कदम नहीं उठाए गए और सिर्फ
इसी कदम पर रुके रहे तो कुछ खास बदलने वाला नहीं है। देन मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उससे आज तक ब्लैक मनी कम नहीं हुआ था, बल्कि बहुत और बढ़ा था। सो इस स्टेप से नहीं होगा। हाँ, इस स्टेप के साथ साथ और काफी कदम उठाए जाएं। हो सकता है उठाने वाले हों, जिसकी हाँ, हो सकता है उठाने वाले हों, एंड उम्मीद है कि उठाएंगे। तो वो जब उठाएंगे उन कदमों से ब्लैक मनी, ब्लैक इकोनॉमी। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, जैसे आम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी भागीदारी निभाई, क्या उद्योग जगत, व्यापार जगत, जिस पे शक हो रहा है राजनेताओं के अलावा कि ये लोग नींद की गोली खा के भी नहीं सो पा रहे हैं, यानी चोर हैं जिनके पास खजाना है, क्या इन लोगों को आगे आके नहीं कहना चाहिए कि हम भी इस राष्ट्रीय मौके में योगदान देंगे, अपने कारोबार को ठीक करेंगे अगर हम चोर हैं तो? वो तो थोड़ा मुश्किल है। वो कैसे इस लेवल को लेके जी रहे हैं? मतलब अगर उनको अगर जीना ही है तो वो मतलब कितना गिर चुके हैं कि इस लेवल को लेके, मतलब प्रधानमंत्री भी अब उनको कह रहे हैं कि अमीर लोगों की नींद नहीं जा रही है, तो उस लेवल को लेके अमीर होने का फायदा क्या? इससे तो अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडियन इकोनॉमी में जो टैक्स डिपार्टमेंट के डर से या और किसी वजह से वो इस टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ पाते। उनकी टैक्सेबल ये कौन लोग हैं? जैसे ओला का ड्राइवर है, 40,000 कमा रहा है, उसे अब टैक्स में आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। वो तो खैर फिर भी फॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। बैंड वाला है, टेंट वाला है, इन सबको आना पड़ेगा। अब आना पड़ेगा। वो पहले भी ऐसा नहीं है कि टैक्स वगैरह तो दे रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे चोर चक्के बदमाश ऐसे लोग भरे हुए हैं। हाँ। ये थोड़ी सी टैक्स डिपार्टमेंट को फ्रेंडलीनेस दिखानी पड़ेगी ताकि लोग इसके साथ साथ जुड़ें। सर, मैं अब दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। राजीव जी अपनी बात कह लीजिएगा, पर मेरा सवाल भी सुन लीजिए कि इससे बैंकिंग सेक्टर, अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि 30 से अधिक बैंक है हमारे देश में, प्राइवेट और सरकारी, और उनका जो जुलाई से सितंबर की तिमाही की रिपोर्ट आई है, उनमें से कई बैंक जो हैं दिवालियापन, बैंकरप्सी के कगार पर हैं। क्या इस फैसले से बैंकों को काफी मदद मिलेगी, वो मजबूत होकर उभरेंगे, जिससे वो आगे लोन देंगे, या अलग अलग तरह की गतिविधियां होंगी? रवि जी, पहले तो मैं अपनी आपकी इजाजत के साथ अपनी मन की बात कह लूं। हाँ। तो ये है कि हमारा नैतिक स्तर राष्ट्र का इतना गिर चुका है और हमारी राष्ट्रीयता इतनी अभाव में है, इतनी हीन हो गई है कि हम इस कदम को भी जो है वो अब एक मजाक की तौर पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आपने खूब कहा कि मुझे पूरा उम्मीद थी कि हमारे उद्योगपति, हमारे व्यापारी इसमें अपना हाथ बटाते, इसमें इस महायज्ञ में, मैं इसको महायज्ञ मानता हूं, उसके मैं वजह बता सकता हूं, उसमें अपना योगदान करते, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम सब बिल्कुल पूर्णतया स्वार्थी हो चुके हैं और राष्ट्र जाए भाड़ में, हमें अपने 2-4 लाख रुपए से और 100-200 करोड़ से मतलब है। बैंकों की बात जहां तक है, उसका यह है कि आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों में हमारे बैंक में 2.5 लाख करोड़ रुपया नया जमा हुआ है। राइट। और ये जो जमा हुआ है, इसके मतलब ये कि इतना डिपॉजिट बेस बढ़ गया है कि अगर वो चाहें तो जो प्रोविजनिंग करना है उनको, जो मतलब जो बैड लोन्स के साथ प्रोविजनिंग करना है, वो अब उसको कर सकते हैं, करने में ज्यादा सक्षम होंगे। और उससे और कम से कम अगर वो ना भी हो, और क्योंकि उसका कैपिटल बेस हो सकता है सरकार को बढ़ाना पड़े, मगर अब कम से कम डिपॉजिट रेट कम होंगे पहले, और होना लाजिम है। और उसके बाद में जो कर ये लोग जो अपना लोन देते हैं, जो कर देते हैं अपने नए इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ब्याज रेट जरूर कम होंगे। और तीसरी बात बहुत बड़ी ये है कि अगर 4.5-5-6 लाख करोड़ रुपया आ जाता है, जो कि पहले नहीं था हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थ प्रणाली में, तो उसको अगर हम चाहें तो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए निहित कर सकते हैं कि भाई ये बैंक में जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो हम उसके लिए करेंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता है। ठीक है। तो कर अगर ब्याज के दर कम हो जाएंगे तो निवेश को जो है वो प्रेरणा मिलेगी, उनको प्रोत्साहन होगा, और उससे फिर हमारी नई कैपेसिटीज बनेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि उससे रोजगार बढ़ेगा। तो 1978 के मोनेटाइजेशन को और आज के मोनेटाइजेशन को की कंपैरिजन करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि उस समय का 1000 रुपए का नोट जो कि मोनेटाइज हुआ था, उससे कम 50 तोले सोना लिया जा सकता था, क्योंकि 40 रुपए तोला, शायद 45 रुपए तोला सोना था उस जमाने में। मगर आज का 500 का नोट और 1000 का नोट, हम लोग उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो आज चीज हुई है कि 86% जो हमारी करेंसी, हमारी जो
जो प्रयोग में है उसका डिमोनेटाइजेशन होना मतलब ये है कि जितना भ्रष्टाचार से पैसा कमाया गया है उस पर एक लगाम लगाई गई है उसको, मगर आगे फ्लो बदलेगा कि नहीं, जो आपने सवाल उठाया कि 50 दिन बाद क्या रामराज आ जाएगा, तो नहीं, रामराज तो नहीं आएगा। अगर उसका राज करने वाले ही सब बिल्कुल ही राक्षस होंगे तो नहीं आएगा। वो राक्षस प्रवृत्ति को हमें अपनी बदलना पड़ेगा। गुरबचन जी, जो राजीव जी ने कहा उस पे अपनी हम सारे सवालों को नहीं लेंगे, धीरे धीरे, नहीं तो इतना बिजनेस समझना मेरे लिए भी ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, ठीक तो, है, हाँ। बिल्कुल सही है। ऐसा है, डिपॉजिट्स जो बढ़ रहे हैं बैंकों में वो दो तरह के हैं। वो एक तो वो हैं जो डिपॉजिट अभी टेम्पररी हो रहे हैं और वो बाद में विड्रॉ होंगे। तो वो जो करेंसी सर्कुलेशन है वो पहले की तरह करेंसी सर्कुलेशन चलेगी। पहले ओल्ड करेंसी नोट चलते थे, अब नए करेंसी नोट चलेंगे। ठीक है। क्योंकि नए करेंसी नोट अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए जो डिपॉजिट्स हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और करेंसी विड्रॉल कम हो रहा है। अच्छा। तो डिपॉजिट्स इतनी ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, हाँ कुछ ज्यादा बढ़ेंगे। और वो पोर्शन जो है जो बढ़ेगा उससे, जैसे राजीव जी कह रहे थे कि क्योंकि डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे तो वो इंटरेस्ट कम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें पहले जो एक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर में होती थी वो धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट हो रही है। तो जो फॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट होगी तो डिमांड फॉर क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर वो भी बढ़ेगी, तो बैंकों पर डिमांड फॉर क्रेडिट भी बढ़ेगा। तो अगर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये ऑब्वियस नहीं है। ये देखने वाली बात है, बिल्कुल नहीं, ये आगे देखने वाली बात है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है कि नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा किसी और कारणों से और रिफॉर्म से, लेकिन ये शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, शिफ्ट फ्रॉम इलीगल टू लीगल है, ये एलोकेशन की इशू है, ये टोटल की इशू नहीं है। क्या हम ये समझें कि इस व्यवस्था से बहुत सारे लोग एक तरह से फॉर्मल हो जाएंगे, इनफॉर्मल से फॉर्मल होंगे, तो इससे लाभ मिलेगा? ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इससे लाभ जरूर होगा, मिलेगा। एक अर्थव्यवस्था जो सरकारी अर्थव्यवस्था है उसका बजट बढ़ सकता है टैक्स के जरिए से, टैक्स के जरिए से भी बढ़ सकता है, और दूसरा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, काफी बिजनेस हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें एक शरीफ आदमी का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, सब लोग ब्लैक मनी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो ऐसा है कि काफी लोग आईटी इंडस्ट्री एंटर कर देते हैं। आपने सुना होगा आईआईएम का ग्रेजुएट निकला आईटी स्टार्टअप कर रहा है। कभी आपने सुना है कि आईआईएम का ग्रेजुएट निकला और वो रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर रहा है? वो क्यों नहीं शुरू करता? वो तो काले धन से के ज्यादा उसकी प्रोसेस से है सर। प्रोसेस क्या वैसा ईमानदार हो सकता है? उससे वो परेशान है, उससे वो डरता है। वो तो जो जमीन अलॉट होती है वो तो पूरा इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि आप किसी प्रोसेस से ठीक नहीं कर सकते। तो अगर ये काला धन वगैरह, करप्शन, ये सब रुकता है या कम होता है तो उससे ये जो एफिशिएंट लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट लोग हैं, आईआईएम से या आईआईटी से, ये लोग मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, और उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो। राजीव जी, एक बड़ी बात है कि डिमांड भी तो होनी चाहिए सर। सिर्फ सेविंग बैंकों में बढ़ जाए, अगर वो पैसा बाहर है, अभी भी डिमांड नहीं है, तो वो पैसा बैंक में जाके डिमांड कैसे बढ़ा देगा? रवि जी, उसमें बात यह कि पहली चीज तो खैर ये कि ये सिर्फ आर्थिक बात नहीं है, इसलिए आप थोड़ा परेशान ना हो, क्योंकि ये बात नैतिकता की है, ये बात सामाजिक उसूलों की है, और ये बात हम लोगों की एक बहुत बड़े पैमाने पर एक मतलब अपनी जिंदगी के मूल्यों के बारे में है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये आप जो कह रहे हैं डिमांड कम हो जाएगी, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर डिमांड ये जो ऑस्टेंटेशियस कंजम्पशन होता है, जो मतलब लग्जरी कंजम्पशन होता है, जो कि ब्लैक मनी से ज्यादा होता है, मतलब कि 10 दिनों की शादी या चार एसयूवी या हाथी पे हमारा जो है वो नौशा आएगा, अगर ये सब चीजें कम हो जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है रवि जी कि इस कदम से आज पहली बार ये हुआ है कि जो ईमानदार और जो मेहनत करने वाला आदमी है, उसको ये लगा है कि आज मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी का मुझे सिला मिल रहा है, और जो लोग चोरी करके और भ्रष्टाचार से बिल्कुल सूट बूट करके आप फॉर्मल डिनर्स में जाते थे, फॉर्मल सेक्टर में जाते थे, उनको शायद आज नींद कम आ रही है, नींद कम आ रही है। बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जरूर आपकी, राजीव जी की ही बात को बढ़ा के हम फिर और दूसरे सवालों पर अगले दिन चर्चा करेंगे
कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि अमीरों को नींद नहीं आ रही है, तो जो भी अमीर हैं ये अब उन पे नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपना पक्ष रखें कि कैसे वो ईमानदारी से अब बिजनेस करेंगे, नहीं करते हैं, कैसे उनसे राजनीतिक दल वाले चंदा वसूलते हैं, डराते धमकाते हैं। वरना लोग दुकान से लेकर कारोबारी, आड़ती, उद्योगपति सबको अब शक की निगाह से देखेंगे कि यही वो चोर है जिसे नींद नहीं आ रही है। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शादियों को लेकर, जिससे राजीव जी कह रहे थे कि थोड़ा बदल जाए तो अच्छा ही है, लेकिन उन लोगों को भी नींद नहीं आ रही है। नोटबंदी के बाद से बीजेपी को लगता है कि जनता, व्यापक जनता उसके समर्थन में आगे आई है, उसके फैसले को, सरकार के फैसले को समर्थन मिल रहा है। इसलिए बीजेपी लगातार आक्रामक मुद्रा में है। सरकार के मंत्री से लेकर पार्टी के प्रवक्ता तक धुआंधार इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। विपक्ष भी अपनी आक्रामकता तेज करने का प्रयास कर रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और नोटबंदी के बाद लोगों को आ रही दिक्कतों को उठाने की रणनीति पर विचार किया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार ने भी मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता उनके फैसले के साथ पूरी तरह से है, अब यह फैसला वापस नहीं होगा। बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। कुछ बयानों को आप भी अपनी यादों में संजो कर रख लीजिए, 50 दिनों बाद याद कीजिएगा जी भर के। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। गरीब तो सो ही नहीं रहा है, वो बैंकों के बाहर लाइन लगा के रजाई वहीं पे लोग लेके आए हैं और पूरी पूरी रात बैंकों के सामने बिता रहे हैं। केवल मोदी जी के दोस्त चैन की नींद सो रहे हैं। भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। 500 और 1000 नोट से पहले भी भ्रष्टाचार था, अब 2000 के नोट से भ्रष्टाचार का रेट जो है दुगुना होगा। भ्रष्टाचार को बंद करना है तो कार्रवाई करिए उनके ऊपर जो पकड़े जाते हैं। अब ये नारदा केस, शारदा केस हुआ, घोटाले आपके सामने, लोग पैसे लेते हुए नजर आ रहे टीवी पे। क्या किया आपने? क्या कारण है कि नोट बदलने के फैसले से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कलकत्ता स्थित एक खाते जिसका नंबर है 554534, उस अकेले में 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 1 करोड़ रुपए के नोट ओपी झा साहब के द्वारा जमा करवाए गए। कि मोदी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व प्रांतीय इन सभी बैंक खातों को मार्च से सितंबर 2016 तक की बैंक खातों की डिटेल्स आप देश के सामने रखेंगे, जारी करने की हिम्मत दिखाएंगे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके। इस देश की गृहिणियां उनसे पूछ रही हैं, जी बेटी की शादी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं 24,000 रुपए में शादी कर लो। जेटली जी बता दें, अभी उनकी बेटी की शादी हुई थी, 24,000 रुपए में शादी करी थी क्या? होती हो तो 24,000 रुपए में शादी, कौन सी शादी इस देश में 24,000 रुपए में होती है? खुद तो करेंगे करोड़ों की शादी और दुनिया करे 24,000 रुपए की शादी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसी माताओं बहनों को पूछेगा तक नहीं कि 2.5 लाख रुपया आया कहां से। लेकिन क्या 2.5 करोड़ वालों को भी छोड़ूंगा क्या? बिस्तर के नीचे से रुपये निकले क्या उनको भी छोड़ दूं क्या? गरीब बैंक में भरे हुए थैले भर के रखे पैसे उनको भी छोड़ दूं क्या? भ्रष्टाचार का सप्लाई रूट को तो बंद करो। आप कॉरपोरेट से पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशंस को बैन करो। भ्रष्टाचार का जड़ वहां पे है।
सो पार्टी का खर्चा को भी आप शामिल करिए इन द सीलिंग लिमिट। प्रधानमंत्री खुद 2014 के चुनाव प्रचार में कहा कि 90% से ज्यादा देश के अंदर काला धन विदेशी बैंकों में और विदेशी मुद्रा के अंदर जमा। उनके पास आज लिस्ट पहुंच चुका है स्विस बैंक से, कुछ तकरीबन 600 के नाम हैं जिनके अकाउंट्स हैं वहां पर। आज तक उन नामों को वो पब्लिक नहीं कर रहे। जब एक महीने में बैंक के खातों में जमा होने वाली राशि 5,88,600 करोड़ रुपए बढ़ जाती है पिछले महीने के मुकाबले में, तो सवाल पूछना लाजमी है, ये पैसा किसका था? किसको मालूम था नोट बदलने की नीति का? कैसे आया? किसके द्वारा बदला गया? अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की। ये 50 दिन तक आप जब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपके होते नहीं पूरे, तब तक जनता को ये सहूलत दीजिए कि वो 500 और 1000 नोटों से एटलीस्ट पब्लिक यूटिलिटीज वो जो है उसको एक्सेप्ट कर सके। देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। 10 दिन के अंदर फसल बोनी है, किसान चेक से पेमेंट नहीं करते, किसानों को खाद खरीदनी है, वो खाद कहां से खरीदें, कैसे खरीदें? किसानों को बीज खरीदने हैं, वो बीज कहां से खरीदें, कैसे खरीदें? किसानों को लेबर को पेमेंट करनी है, वो डेली दिहाड़ी मांगती है पेमेंट, वो कहां से लाएं पेमेंट? 10,000 रुपए प्रतिदिन और 24,000 रुपए हफ्ते से गुजारा नहीं चलता, किसानी नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों के नष्ट हुए समय जो वो लाइनों में खर्च कर रहे हैं और राष्ट्र की उत्पादकता में कमी, इसकी लागत का आंकलन किया है कि गंगा में लोग नोटे डाल रहे हैं, 500 की 1000 की घड़ी। अरे पापियों, गंगा में नोटे बहा करके भी आपका पाप धुलने वाला नहीं। इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। मेरी राय में अच्छी शादी वही है जिसमें पैसे ना खर्च हों, लेकिन कई दशक से ये मेरी ही राय रह गई या कुछ लोगों की। लेकिन अब समाज मेरे मुताबिक तो हुआ नहीं। नोटबंदी के कारण बहुतों के अरमान धरे के धरे रह गए। इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि दहेज का लेन देन समाप्त हो गया और लोग वाकई में आदर्शवादी हो गए, हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। मगर इंतजाम पर जो असर पड़ा है उससे शादी का घर तबाह है, शादी से जुड़ा कारोबार तबाह है। नवंबर में ही 16, 17, 21, 23 से 26 तक जमकर शादियां हैं। इंदौर, खांडवा, जोधपुर, बाड़मेर, इटावा, बरेली, इलाहाबाद और दिल्ली से ये रिपोर्ट। इंदौर के यादव परिवार की बेटी की शादी में कलश खरीदने का पैसा नहीं जुटा तो तेल के डिब्बे का इस्तेमाल कर लिया। नकली मंगलसूत्र पहनाकर रस्म अदा कर ली गई। बेटी की मां उदास रही। दूल्हा दुल्हन सुधीर और दीक्षा के मन में भी अफसोस रह ही गया। शादी में तो शेरवानी नहीं खरीदी, कोट नहीं खरीदे, पैसे का मंदिर में, शादी में भी नेक एक देने का था, वो भी बहुत कम दे पाए। हलवाई का भी सामान भी दुकान पे भी नहीं चल रहे थे, किराने के सामान में भी दिक्कत आई थी। खंडवा में बारात के स्वागत का काम छोड़कर परिवार के लोग कतारों में लगे रहे कि बैंकों में शादी का पैसा बदल जाए। मंडलोई परिवार के सामने ये समस्या मुंह बाए खड़ी है कि बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे। भारत के समाज में बेटी वाला वैसे ही कतार में खड़ा रहता है, लेकिन इस बार वो बैंकों की लाइन में भी खड़ा है। मालती बाई रोने लगी कि पोती की शादी कैसे होगी। सरकार से यही कहना चाहते कि उनकी भी बेटियां हैं, ऐसे सब गरीबों की बेटी भी समझ के और ही हाल करे कुछ। भाई जहाँ मॉल है वहाँ तो ठीक है, जहाँ छोटे शहर है वहाँ पे स्वेप नहीं होते हैं कार्ड,
वहाँ आदमी क्या करेगा? लेबर आया, लेबर ने दिन भर काम किया, उसने कहा था पेमेंट चाहिए मेरे को। अब मेरे पास तो 100 का भी नोट नहीं है और न 50 का है। मंडलोई परिवार के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और शादी का खर्चा तमाम। खंडवा के झुग्गी बस्ती इलाके के इस परिवार का क्या होगा? 2 दिन बाद लड़की की शादी है। यहाँ के लोग भी तैयारी छोड़ लाइन में लगे हैं। यही हमको परेशानी है, लाइन में लगे हैं पैसों के लिए, और पहले से इकट्ठा पैसे किए, पहला पैसा भी और घर में रखा हुआ भी, और मोदी जी ने एकदम से हमला बोल दिया। जैसे उत्तरी दिल्ली के रूपनगर के इस घर में हल्दी मेहंदी के लिए भी दिक्कत है। टेंट वाले शादी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें भी आगे मजदूरों को पैसे देने पड़ते हैं। जो काम हो रहा है वो उधार और चेक से। सुरेश घावरी की बेटी की शादी है। घर में मायूसी छाई है। मां को डर है कि पैसे के कारण सगे संबंधी नाराज न हो जाएं। बेटी कहती है कि शादी के वक्त पापा बैंक की लाइन में लगे हुए हैं। दिक्कतें तो काफी आ रही हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा हो तो खरीदारियां करनी है बेटी की शादी के लिए, टेंट वाले को, हलवाई को, इनको पैसा देना है, वो मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं। अगर सारा दिन लाइनों में खड़े रहेंगे बैंक में तो अरेंज कब करेंगे? और इतना पैसा दे ही नहीं रहा है बैंक के, उसमें कुछ अरेंजमेंट हो सके तो कुछ हो ही नहीं पाएगा उस सिचुएशन में। तो यही हाल टेंट मालिकों और ढोल वालों का भी है। नोटबंदी के कारण उनकी कमाई पर भी असर पड़ा है। पैसे का पता नहीं, इसलिए संभल कर खर्च कर रहे हैं। टेंट मालिकों का कहना है कि लेबर को 3 दिन से खुद खाना खिला रहे हैं। नाचते गाते वक्त लुटाए गए पैसों से कुछ कमाई हो जाती थी, पर इस बार तो इसके बिना ही बैंड बजाना पड़ेगा। 2000 के नोट कौन उड़ाएगा इस कड़की में? जो सामान लाए हैं बिना चेक के मिल ही नहीं रहा कोई भी। और आज एक हमारा फंक्शन भी कैंसिल हो गया है सिर्फ इस वजह से हमारी पार्टी के पास पैसे ही नहीं है खर्चने के लिए। पहले तो खुशी में लोग बाग लुटाते थे 500 का भी, 1000 का भी, और वो बांधे तो देंगे कहां से? और जो कोई एक आध नोट हमारे पास आ रहा है वो चल नहीं रहा। तो लोग शादियों में भी पुराने नोट लुटा रहे हैं। पुराना जो एक आध मिला भी है वो 1000 का 700 में चल रहा है। जोधपुर में इस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से 3,30,000 रुपए निकाले थे। दुकानदार से लेकर रिजॉर्ट के मालिक तक ने पैसे लेने से मना कर दिया। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। राजस्थान के बाड़मेर की गरिमा के लेखक पिता चंद्र प्रकाश गुप्ता के होश उड़ गए जब नोटबंदी की खबर सुनी। उनका कहना है कि उनके पास तो काला धन भी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए जो पैसे बचाए थे उन्हें बदलने के लिए अब वो कहां जाएं। मेरी बच्ची की शादी 16 नवंबर को है। मैं 15-20 दिन पहले ही बैंक से बड़ी मात्रा में रकम निकाल के लेके आ गया। वो सभी नोट 500 और 1000 की थे। अब हम जहां भी जा रहे हैं मार्केट में, चाहे सब्जी वाले के पास जाओ, चाहे दूध वाले के पास जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पेट्रोल भरने जाओ, वहां कोई भी 5 का नोट नहीं ले रहा, सभी खुले नोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पहले तय कई शादियों के कैंसिल होने की खबर है। यहाँ का एक दूल्हा अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र नहीं खरीद पाया। कुछ शादियां वाकई बड़े ही सादे तरीके से संपन्न हुई हैं। तो ना रखने का रीजन ये है कि कस्टमर ना आने की वजह से पैसे के प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है कारोबार में दिक्कत हो रहा है। लोगों के पास नए नोट नहीं है, पुराने नोट लेके आ रहे हैं। यूपी के इटावा में उधार की शादियां हो रही हैं। हर जगह बिजनेस मंदा है। आखिर दुकानदार किस किस को हजारों का उधार दे सकता है? वो शहर के हर घर को पहचानता नहीं, ना ही उनकी गारंटी ले सकता है। बैंड बाजे वाले मास्टर शकील कहते हैं कि अब तक नवंबर में ही 15 लोग शादी की बुकिंग कैंसिल कर चुके हैं। यानी यहां भी शादियां कैंसिल हो रही हैं। दर्जी का कहना है कि कई लोग कपड़े सिलवा चुके हैं लेकिन उन्हें लेने नहीं आ रहे। बहुत फर्क पड़ा। हम लोगों को नाम बिल्कुल मिलना बंद हो गई है। पेमेंट में भी बहुत दिक्कत है। 2-2 4-4 दिन हो जाते, चक्कर लगाते रहते। 1 महीना पूरा हो गया, इसको कोई पेमेंट ही नहीं हो रहा सही से। शादियों में जो आज शादी है, आप लोगों को क्या नकद पेमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा ये पेमेंट। मार्केट में लोगों को पैसा नहीं है। इस पैसे के कारण यहाँ कम से कम 3 दिन से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और कारीगरों को भी हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दुकान हमारी सब सूनी पड़ी हुई है, कारीगर भी जा चुके हैं। तो इस नोटबंदी से जो है बहुत परेशानी है। बरेली के विजय शंकर का परिवार अपने बेटे समर्थ की शादी कैसे करे, इसे लेकर चिंतित है। 15 नवंबर को शादी है। नोटबंदी के कारण कई कार्यक्रम कम कर दिए हैं। घर को भी अंदर से नहीं सजाया।
शादी से एक दिन पहले दूल्हे को घर से बाहर जाना मना होता है, फिर भी उसे बैंक की लाइन में लगना पड़ रहा है। दूल्हे की मां को अफसोस है कि बेटे की जोर शोर से शादी के अरमान वो पूरे नहीं कर सकी। इतने सारे काम हैं और मुझे खुद दूल्हा होके आई हैव टू गो टू बैंक, वहां जाके मैं पैसे निकाल के मुझे लाना पड़ रहा है और पिछले हफ्ते से मैं लगातार यही काम कर रहा हूँ। दिक्कत तो हमें हुई सबसे ज्यादा वो शॉपिंग में हो रही है। छोटी छोटी चीजें जहाँ पे जिन शॉप्स पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमको। और पार्लर्स, बहुत सारे पार्लर्स जो हैं वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ कैश पेमेंट चाहिए, तो विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि, तो वहाँ पे हमको दिक्कत हुई। इलाहाबाद के दिनेश श्रीवास्तव एफडी तुड़वा कर नोटबंदी की भरपाई कर रहे हैं। बेटे की शादी है और पेमेंट की चुनौती। जो चेक से पैसे दिए हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। उस पर गेस्ट हाउस वाले बिना फुल पेमेंट के बारात अंदर घुसने नहीं दे रहे। गेस्ट हाउस वाले का कहना है कि नोटबंदी की वजह से 5-6 बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। ख्वाहिशें तो बहुत थी, मेरा तो एक ही बेटा था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी बहुत कि मैं हर सबको मैं गिफ्ट करूं, सब कुछ करूं, लेकिन अब जब मेरे पास हाथ में पैसा ही नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए, और बस बैंक से तो 10,000 ही निकल पा रहा है। इलाहाबाद के लाइट और डीजे बैंड के मालिक संजय अग्रवाल की मुसीबत तो कुछ और है। उन्होंने एडवांस में जो पैसे लिए थे वो अब बेकार हो चुके हैं। उनका कहना है कि बैंड और लाइट में 150 कर्मचारी लगते हैं जिन्हें हर शिफ्ट का अलग पेमेंट देना होता है। फ्लावर डेकोरेशन से लेकर हलवाई तक सबकी हालत पस्त है। जो चेक दे रहे हैं उन्हें सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है। भाई एक दिन तो 10,000 निकालेंगे, दूसरे दिन 10,000 मिलेंगे, हफ्ते में 20,000 दे रहा, 20,000 में शादी नहीं हो पाएगी। हमारी 24 की शादी, हम कैसे 20,000 में शादी करेंगे? लाखों की साड़ियां हो गई और कर्जे भी हैं। अरे हमने अभी 60,000 की साड़ी खरीदी है, वो 2-4 लोग रिश्तेदार हैं, उनसे 20-20 हजार रुपए लेके खरीद ली है। भारत में शादी का क्या मतलब होता है बताने की जरूरत नहीं। जरूर इन शादियों में बड़ी मात्रा में काली कमाई की खपत होती है। मंत्री से लेकर सांसदों तक की शादी का हिसाब तो आम जनता ले भी नहीं सकती। लेकिन हर शादी काले धन से नहीं होती। कुछ शादियों में बहुत अरमान से बचाकर रखे गए पैसे भी लगते हैं। ऐसे लोगों को भी इस बार काफी तकलीफ हो रही है। जो बारात लेकर जा रहा है वो खाली हाथ है, जिसके घर बारात आनी है वो शर्मिंदा हो रहा है। इस लेन देन में बाजार खूब चमकता है, जिसकी छाया आपको जीडीपी के आंकड़ों में दिखती है। भारत की शादियां काले धन की खपत का सबसे बड़ा सामाजिक उत्सव है। क्या प्रधानमंत्री ने अपने फैसले से शादियों में भी सामाजिक सुधार कर दिया है? अगर ऐसा है तो इस संकट के बाद भी बाराती और घराती को जमकर डांस करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।